हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो हम इस पूरे चैप्टर को एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के फॉरेस्ट हमेशा से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। ये न सिर्फ एनिमल्स का घर हैं बल्कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ भी इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। इन फॉरेस्ट से हमें लकड़ी, फल और जड़ी बूटियाँ मिलती है और कुछ लोग इन्हीं रिसोर्सेज से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। वाई डिफोरेस्टेशन। सबसे पहले जान लेते हैं डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज नंबर, यानी जब पेड़ों को बड़े पैमाने पर काट दिया जाता है तो इसे ही डिफोरेस्टेशन कहते हैं। यह कोई नई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह कई सालों से चली आ रही है, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान यह और भी ज़्यादा बढ़ गई। चलिए अब हम इंडिया में डिफोरेस्टेशन के कुछ कारण देखते हैं। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। 1600 में इंडिया के ज़मीन का लगभग 1/6 हिस्सा खेती के लिए यूज होता था। अब यह लगभग हाफ हो गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और खाने की डिमांड बढ़ी, किसानों ने खेती के लिए नए एरियाज़ को क्लियर करना शुरू कर दिया और जंगल काटने लगे। कॉलोनियल पीरियड के दौरान खेती तेज़ी से बढ़ी। ब्रिटिश ने कमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। इन क्रॉप्स की डिमांड 19वीं सेंचुरी में यूरोप में बढ़ गई थी। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में कॉलोनियल स्टेट को लगा कि फॉरेस्ट बेकार हैं, इन्हें खेती के लिए यूज किया जाना चाहिए ताकि ज़मीन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और रेवेन्यू मिल सके और स्टेट की इनकम बढ़ सके। इसलिए 1880 से 1920 के बीच कल्टीवेटेड एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स तक बढ़ गया। हम अक्सर खेती के एक्सपेंशन को प्रोग्रेस का साइन समझते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को खेती के लायक बनाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड के ओक फॉरेस्ट खत्म हो रहे थे। इससे रॉयल नेवी के लिए टिम्बर की सप्लाई में प्रॉब्लम आया। इंग्लिश शिप्स बिना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर के नहीं बन सकते थे और इंपीरियल पावर को प्रोटेक्ट और मेंटेन करने के लिए शिप्स की ज़रूरत थी। 1820s तक इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए सर्च पार्टीज भेजी गई। एक दशक के अंदर मैसिव स्केल पर ट्रीज काटे जाने लगे और बड़े पैमाने पर टिम्बर इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा। 1850s तक रेलवेज के एक्सपेंशन ने एक नई डिमांड क्रिएट की। रेलवेज कॉलोनियल ट्रेड के मूवमेंट के लिए ज़रूरी थे। लोकोमोटिव चलाने के लिए वुड फ्यूल के रूप में चाहिए था और रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए स्लीपर्स जरूरी थे। हर माइल के रेलवे ट्रैक के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत होती थी। 1860 से रेलवे नेटवर्क तेज़ी से बढ़ने लगा। 1890s तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी ट्रैक बन चुकी थी। 1946 तक ट्रैक की लेंथ 7,65,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक्स इंडिया में फैलती गई और ज़्यादा पेड़ काटे जाने लगे। 1850s में मद्रास प्रेसिडेंसी में हर साल 35,000 ट्रीज स्लीपर्स के लिए काटे जा रहे थे। रेलवे ट्रैक्स के आसपास के फॉरेस्ट अब तेज़ी से ख़त्म होने लगे थे। प्लांटेशन। नेचुरल फॉरेस्ट के लार्ज एरियाज टी, कॉफ़ी और रबर प्लांटेशन के लिए क्लियर किए गए ताकि यूरोप की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और बड़े एरियाज़ को यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते रेट्स पर दे दिया। इन एरियाज़ को घेर कर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और वहाँ टी या कॉफ़ी के प्लांट्स लगाए गए। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि ब्रिटिश को शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत थी। ब्रिटिश लोग इस बात से चिंतित थे कि लोकल्स द्वारा फॉरेस्ट का इस्तेमाल और ट्रेडर्स द्वारा बिना सोचे समझे पेड़ों का काटना फॉरेस्ट को बर्बाद कर देगा। इसलिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रैंडिस को एडवाइस के लिए बुलाया और उन्हें इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। ब्रैंडिस को लगा कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और लोगों को कंजर्वेशन की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके लिए लीगल रूल्स बनाए गए जिसमें पेड़ों को काटना और ग्रेजिंग को लिमिट कर दिया गया ताकि टिम्बर के लिए फॉरेस्ट को बचाया जा सके। जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता उसको पनिश किया जाता था। ब्रैंडिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू की और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाने में मदद की। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया जहां साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई गई। लेकिन आजकल कई लोग मानते हैं कि यह सिस्टम बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल फॉरेस्ट जिनमें अलग अलग तरह के पेड़ होते थे उन्हें काट कर एक ही तरह के पेड़ों को सीधी लाइन में लगाया गया जिसे प्लांटेशन कहते हैं। 1865 में फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद इसमें 2 बार अमेंडमेंट की गई, एक बार 1878 में और फिर 1927 में।
1878 के एक्ट ने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। सबसे अच्छे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। गांव वालों को इस फॉरेस्ट से कुछ भी लेने की इजाज़त नहीं थी, चाहे अपने ज़रूरत के लिए ही क्यों ना हो। घर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से वुड ले सकते थे। हाउ वेयर द लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। फॉरेस्टर्स और गांव वालों के बीच एक अच्छे फॉरेस्ट की अलग अलग सोच थी। गांव वालों को ऐसे फॉरेस्ट चाहिए थे जिनमें अलग अलग तरह के पेड़ हो, ताकि उनके फ्यूल, फोडर और पत्तों की ज़रूरत पूरी हो सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसे पेड़ चाहिए थे जो शिप्स और रेलवेज बनाने के काम आए, जो पेड़ हार्ड लकड़ी दे सके और लंबे और सीधे होते हों। इसलिए टीक और साल जैसे पेड़ों को लगाया गया और दूसरे पेड़ों को काट दिया गया। फॉरेस्ट एरियाज़ में लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और ट्यूबर्स का उपयोग कई चीज़ों के लिए करते हैं। फ्रूट्स और ट्यूबर्स न्यूट्रियस होते हैं, खासकर मानसून के दौरान। हर्ब्स मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। वुड से टूल्स बनाए जाते हैं और बम्बू से बास्केट और अम्ब्रेलाज बनाए जाते हैं। लीव्स को स्टीट करके डिस्पोजल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते हैं। महुआ ट्री से कुकिंग ऑयल और लैम्प ऑयल बनाए जा सकते हैं। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद गांव वालों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक्ट के आने के बाद वो जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते थे, अपने जानवरों को ग्रेजिंग नहीं करा सकते थे, जंगल से फ्रूट्स और रूट्स इकट्ठा नहीं कर सकते थे और शिकार भी नहीं कर सकते थे। लोग अब फॉरेस्ट से लकड़ी चुराने पर मजबूर थे और अगर पकड़े जाते तो फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा उन्हें पनिश भी किया जाता था। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का एक बड़ा इम्पैक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर पड़ा। इसे स्वेडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में की जाती है। इसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को काट कर जला दिया जाता है और फिर उस पर एग्रीकल्चर किया जाता है। पहले मानसून रेन के बाद सीड्स बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर तक क्रॉप हार्वेस्ट होता है। इन प्लॉट्स पर कुछ सालों तक खेती की जाती है और फिर 12 से 18 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जंगल फिर से ग्रो हो सके। यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जंगलों के लिए नुकसानदेह समझा, क्योंकि यह रेलवे टिम्बर के लिए ट्रीज उगाने में दिक्कत पैदा करता था और आग फैलने का खतरा बढ़ जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सरकार को टैक्स कैलकुलेट करने में मुश्किल होता था, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि कई कम्युनिटीज़ को अपने जंगल वाले घर को छोड़कर जाना पड़ा और कुछ लोगों को अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़ा। वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हु कुड हंट। नए फॉरेस्ट लॉ ने जंगल में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी एक और तरीके से बदल दिया। फॉरेस्ट लॉ से पहले जो लोग जंगल में या उसके आसपास रहते थे वो हिरन या छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन फॉरेस्ट लॉ आने के बाद वो जंगल से शिकार नहीं कर सकते थे। जो लोग जंगल से शिकार करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें पोचिंग का दोषी माना जाता और सज़ा दी जाती। फॉरेस्ट लॉ ने लोगों के शिकार करने का अधिकार छीन लिया, लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान शिकार इतना बढ़ गया कि कई प्रजातियां लगभग विलुप्त हो गई। ब्रिटिश लोग बड़े जानवरों को खतरनाक मानते थे क्योंकि ये जानवर खेती करने वालों पर हमला कर देते थे, इसलिए उन्होंने टाइगर और दूसरे बड़े जानवरों को मारने पर इनाम देना शुरू कर दिया। 1875 से 1925 के दौरान 80,000 से ज़्यादा टाइगर्स को मार दिया गया, 1.5 लाख से ज़्यादा लिपार्ड्स को मार दिया गया और 2 लाख वुल्फ्स इनाम के लिए मारे गए। महाराजा ऑफ सरगुजा ने अकेले ही 1157 टाइगर्स को और 2000 लेपर्ड्स को मार दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल ने 400 टाइगर्स को मार दिया। न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल ले लिया तो लोगों को कई तरीकों का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने नए ट्रेड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। कई कम्युनिटीज़ ने अपने पुराने काम को छोड़कर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार करने लगे। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुआ। इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार कोई नया नहीं था। मेडाइवल पीरियड से ही आदिवासी कम्युनिटी के लोग सिल्क, बम्बू और स्पाइसेस का ट्रेड करते आए हैं। ब्रिटिश रूल आने के बाद फॉरेस्ट ट्रेड पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड करने का अधिकार यूरोपियन एजेंसीज को दे दिया। इससे लोकल लोगों के लिए ग्रेजिंग और हंटिंग पर रोक लग गया। इस प्रोसेस में पेस्टोलिस्ट और नोमैंडिक कम्युनिटी जैसे कोरावा, कराचा और येरुकुला, जो मद्रास प्रेसिडेंसी की एक कम्युनिटी थी, इसकी रोजी रोटी छीन गई। इनमें से कुछ को क्रिमिनल ट्राइब्स कहकर फैक्ट्री, माइंस और प्लांटेशन फील्ड में काम करने पर मजबूर किया गया। रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। इंडिया के कई हिस्सों में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ने उन पर थोपे गए बदलाव के खिलाफ विरोध किया।
जैसे छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने प्रोटेस्ट किया और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू ने आवाज़ उठाया। अब हम 1910 में बस्तर में होने वाले एक ऐसे ही विरोध के बारे में जान लेते हैं। द पीपुल ऑफ बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ के साउथर्न रीजन में एक छोटा सा ट्राइबल एरिया है जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंद्रावती नदी इस एरिया में बहती है। बस्तर में कई अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे मारिया मुरिया गोंड्स, धुरुवास, भाथरास और हालबस। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हर गांव अपनी सीमा को जानता था और अपने नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करता था। अगर किसी गांव के लोग दूसरे गांव की जंगल से लकड़ी लेना चाहते तो उसके बदले में उन्हें छोटी सी फीस देनी पड़ती थी, जिसे देवसारी, दंड या मान कहते हैं। हर साल इन फॉरेस्ट में एक मीटिंग होती थी जिसमें गांव के लोग एक साथ मिलते थे और जंगल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते थे। द फियर्स ऑफ द पीपुल। 1905 में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया और शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और हंटिंग को बैन किया तो बस्तर के लोग बहुत चिंतित हो गए। सिर्फ कुछ ही फॉरेस्ट एरिया को इन लोगों के लिए छोड़ा गया, पर इसके बदले में उन्हें ब्रिटिशर्स को फ्री सर्विसेज देनी होती थी। लोग पहले ही ज़्यादा रेंट और फ्री लेबर की डिमांड से परेशान थे। फिर 19वीं सेंचुरी के अकाल ने उनकी हालत और ख़राब कर दी। इसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत कंगर फॉरेस्ट के धुरुवास ने की। इस आंदोलन का कोई नेता तो नहीं था, लेकिन लोग गुंडा धुर को इस आंदोलन का मेन लीडर मानते हैं। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध किया, बाजार को लूट लिया और अनाज को फिर से लोगों में बांट दिया। ब्रिटिश ने विरोध को रोकने के लिए सेना भेजी और लोगों को पनिश किया, बट ब्रिटिश को कंट्रोल वापस लेने में 3 महीने का वक्त लग गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को आधा कर दिया। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये पहले जंगल से ढका हुआ था। इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर डच थे। इंडिया में जिस तरह जंगलों पर कंट्रोल के लिए कानून बनाए गए, कुछ उसी तरह के कानून जावा में डच द्वारा बनाए गए। ब्रिटिश की तरह उन्हें भी जंगलों से लकड़ी चाहिए थी ताकि वो शिप्स बना सकें। 1600 में जावा की पॉपुलेशन लगभग 3.4 मिलियन थी। वहाँ के बहुत सारे गांव फर्टाइल प्लेन्स पर बसे थे, जबकि कुछ कम्युनिटीज़ माउंटेन्स में भी रहती थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी। द वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा में कलंग्स नाम की एक कम्युनिटी थी जो पेड़ों को काटने में माहिर थी। ये लोग इतने इम्पोर्टेंट थे कि जब 1755 में माताराम किंगडम डिवाइड हुआ तो 6000 कलंग्स फैमिलीज को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। कलंग्स के बिना टीक काटना और राजाओं के लिए प्लेसेस बनाना मुश्किल था। जब 18वीं सेंचुरी में डच ने फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने कलंग्स को अपने अंडर में काम करने के लिए मजबूर करना चाहा। 1770 में कलंग्स ने इसके विरोध में जुआना के एक डच फोर्ट पर हमला किया, पर बाद में उसे सप्रेस्ट कर दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। 19वीं सेंचुरी में जब डच ने सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल ले लिया तो उन्होंने भी इंडिया की तरह ही फॉरेस्ट लॉ बनाया। अब गांव वाले जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते थे। नाव बनाने के लिए या घर बनाने के लिए वो कुछ जंगलों से लकड़ी काट सकते थे। अगर गांव वाले बिना परमिशन के पेड़ों को काटते या ग्रेजिंग कराते तो उन्हें पनिश किया जाता था। इंडिया की तरह ही यहाँ भी जहाज और रेलवे के लिए जंगलों को सही से मैनेज करने की ज़रूरत थी। 1882 में जावा से 2,80,000 रेलवे स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए। स्लीपर्स बनाने के लिए और मजदूर चाहिए थे, इसलिए डच ने पहले जंगल में खेती करने वाली ज़मीन पर रेंट लगाया और फिर कुछ गांव वालों का रेंट माफ़ कर दिया। इसके बदले में उन्हें फ्री में पेड़ काटने पड़ते थे। इस सिस्टम को ब्लैंक डोंग डिंग स्टेन सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम में गांव वालों को ज़मीन का रेंट माफ़ कराने के लिए फ्री में पेड़ काटने पड़ते थे। साइमिन्स चैलेंज। 1890 में सुरुंतिको सैमिन नाम के एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की हवा, पानी, मिट्टी और लकड़ी को सरकार ने नहीं बनाया, इसलिए गवर्नमेंट इन पर कब्जा नहीं कर सकती। धीरे धीरे ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। 1907 तक 3000 फैमिली सैमिन के विचारों को फॉलो करने लगी और प्रोटेस्ट भी किया। वॉर एंड डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार का जंगलों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस टाइम वर्किंग प्लान्स को छोड़ दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश वॉर के नीड्स को पूरा करने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जावा में जब जापानीज कब्जा करने वाले थे उससे पहले ही डच ने एस्कोर्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के तहत टीक के पेड़ों को जला दिया गया ताकि यह जापानीज के हाथ ना लगे। जब जापानीज का कब्जा हुआ तो उन्होंने फॉरेस्ट को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। कई विलेजर्स ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया
और जंगलों को काटकर खेती का ज़मीन बना लिया। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। 1980s के बाद गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि अगर उन्हें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो उन्हें लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प लेनी होगी। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।